जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे हैं होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए जीके जीएस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। वाणिज्य व्यापार की ये तीसरी क्लास है और कुल मिलाकर बात की जाए चैनल पर 8 क्लासें हो चुकी हैं। आपने नहीं देखी, देख लीजिए। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करा रहा हूँ 100 दिन तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए। और ये आज 8वां दिन है जब मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। क्या पूछा गया है और क्या पूछा जाएगा, इस पर मेरी क्लास बेस होती है। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन बने हैं अलग अलग एग्जामों में, वो कैसे बने हैं और आपके एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा सकती है, उन पर बेस्ड होती है। चलिए, क्लास नंबर 3 है वाणिज्य और व्यापार की। तो इसके अंदर जो बचे हुए जितने भी पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं कवर करा देता हूँ। आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वाणिज्य व्यापार और आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के जो प्रयास हैं, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और मैंने देखिए इन दोनों टॉपिक का जो कंटेंट सेम सेम सा था, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को मर्ज करके इन 3 क्लास में ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ हमने पिछली जो 2 क्लास हुई हैं उसमें कर लिया है, और जो बाकी बचा है हम इस क्लास में कर लेंगे, जितने भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहकर अपनी क्षमताओं, संसाधनों और कौशल का विकास करना ही क्या कहलाएगा, आत्मनिर्भरता कहलाएगा। नॉर्मल सब बच्चे समझते हैं कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो भारत है, भारत कपड़ा उद्योग के अंदर आत्मनिर्भर है, पूर्ण आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। तो पूर्ण आत्मनिर्भर जो है कौन से उद्योग में है? कपड़ा उद्योग में, क्योंकि कच्चा माल भी यहाँ से ही प्राप्त हो जाता है और जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है, वो भी यहीं पर बन जाता है। तो भारत को कपड़ा उद्योग में किसी और से ज्यादा सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे बात की जाए, यदि आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और मेक इन इंडिया योजना की बात नहीं होगी तो फिर ये क्लास अधूरी रह जाएगी, ये कंटेंट आपका अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और योजनाओं के लिए मैं आपको बता दूं कि योजनाओं के लिए आपको अलग से क्लास भी मिलेगी। जितनी वाणिज्य और व्यापार से रिलेट करती हुई योजना थी उनको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। और योजनाओं से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, उसकी डेट पर्टिकुलर याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम में कब आई। दूसरा बनेगा कि कौन से मंत्रालय के अंदर काम करती है। और तीसरा, किस पर बेस्ड है वो। तो ये 3 ही पॉइंट बनते हैं, बस इन 3 पॉइंटों को ही आपने देखना है। जैसे इसकी बात की जाए, मेक इन इंडिया योजना, इसकी जो शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को होती है। कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा उद्देश्य क्या है इसका, तो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके साथ साथ घरेलू और निवेशक, निवेशक कौन तो होते हैं? जो FDI लेकर आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है कि वे भारत में रहकर ही जितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अपना सामान बाहर से ना बनाकर लेकर आए, यहीं पर रहकर बनाए। जिससे क्या होगा कि जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जो इंडियंस हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उसके साथ साथ तकनीकी नवाचार और कौशल विकास करना है। भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बार फिर पढ़ाऊंगा जब मैं आपको योजनाओं वाला जो टॉपिक है वो कराऊंगा। आगे बात करते हैं मेक इन इंडिया 2। ये कब आती है? तो ये 2021 में आती है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें 27 प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो रखे गए थे, 27, जिसमें 15 विनिर्माण, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। ये मैं पिछले 3 दिन से आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि सारी जो चीजें हैं वो आपकी कवर हो गई होंगी। फिर भी इस क्लास में मैंने मेंशन किया है प्राथमिक, सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है उसको, जैसे ही क्लास आगे बढ़ेगी तो वहां पर एक बार फिर करा दूंगा। और उसके बाद आप इसके कंटेंट से कुछ और पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें इन तीनों क्लास को लेने के बाद इन टॉपिक से याद भी हो जाएंगी। तो इसके अंदर 15 विनिर्माण के
जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्सरी सेक्टर के तृतीयक क्षेत्र के 12 उत्पादों को रखा गया है। सॉरी, उद्योग बोलेंगे इनको, उद्योगों को रखा गया है। लक्ष्य की बात करें तो आत्मनिर्भरता, वही जो लक्ष्य ऊपरले वाली का है वही सेम लक्ष्य मेक इन इंडिया 2 का भी है। औद्योगिक विकास की बात करें तो ये डेट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पिछले 3 दिन से आपको लगातार बता रहा हूँ, तो ये सबके याद हो गई होगी। 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली औद्योगिक नीति आती है। इसके जो अध्यक्ष रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे थे, और इस नीति का क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डालना, ये बार बार मेंशन हुआ है और बार बार मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, उद्योगों की बात करें और पेट्रोल उद्योग आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि पेट्रोल उद्योग की हमने पिछले 2 क्लासों में बात नहीं करी, तो जितने पॉइंट इसके अंदर छूटे हैं वो यहाँ पर कवर कर लेंगे। जैसे भारत के अंदर सबसे पहला जो ऑयल कंपनी लगी थी या तेल सोर्स कारखाना कहीं जहां से तेल निकाला गया था, तेल कुआं खोदा गया था, तो तेल के लिए ये था डिगबोई 1901 में। इसकी खोज कब होती है, तो खोज होती है 1889 के अंदर। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एशिया की सबसे पुरानी और लगातार चालू रिफाइनरी है। तो तेल रिफाइनरी कौन सी, डिगबोई वाली असम की तेल रिफाइनरी आज भी चालू है और एशिया की सबसे पुरानी है। दूसरी बात करें, जो तेल होता है, तेल ये कहां से प्राप्त होता है, ये होता है आपको अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और यूपी के अंदर बात की जाए तो तेल शोध कारखाना कहां पर है, तो यूपी वाला आप याद रखोगे, मथुरा के अंदर है। कहां पर है, मथुरा। यूपी के अंदर जो तेल शोध कारखाना है मथुरा के अंदर। वहीं बात की जाए एशिया का सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना, तेल रिफाइनरी बोलेंगे इसको, तेल शोध कारखाना बोलेंगे या शोध कारखाना, ये कहां पर है, तो ये आप याद रखना, ये जामनगर गुजरात के अंदर है, गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं तेल से आपने याद रखना है। बाकी जो कुछ वैसे फैक्ट रहेंगे वे मैं आपको, कुछ जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके लिए 15 मिनट की एक वीडियो और लेकर आऊंगा, जिसको 15 मिनट शो टाइम देंगे हम, उसका थंबनेल यही रहेगा, और उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा के चलूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए निकाले भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ 7-8 टॉपिक आपके लिए निकाले हैं। जैसा आ जाएगा परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वाला टॉपिक है। संसद आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, और उसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% साक्षरता वाला टॉपिक है, इस बार 4-5 राज्यों ने कवर किया है उसको, तो उसको हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था के स्रोतों को देखेंगे, और उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये है। और जैसे जैसे मैं इनको आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, आपको 100 डेज, ये 15 दिन की जो क्लास है, अब से बचे हुए जितने दिन हैं तो उसमें आपको मिलती रहेंगी। तकरीबन 50-60 क्लास है, उसकी भी आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत की औद्योगिक नीतियां 1947 से लेकर 1991 तक की बात करें तो देखिए, ये 6 औद्योगिक नीति आई थी, 48, 56, 77, 80, 90 और 91। इसमें हमने 4 पढ़नी है, और कितनी चीजें पढ़नी है वो सबसे बड़ा मैटर होता है। देखिए, यदि आप कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं कैजुअली आपको बताऊंगा ये चीजें पढ़नी है, लेकिन एसआई के लिए पढ़नी है फिर थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। औद्योगिक नीति 1948, इसके अंदर मैंने सारे फैक्ट हालांकि कवर कर दिए, लेकिन फिर से दोबारा से बता देता हूं कब आई है, किस पे को रिलेट करती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को। जो बच्चे पहले से मेरी क्लास ले रहे हैं उन्हें सभी को पता है, लेकिन नहीं पता तो जान ले अच्छे से। भाई बच्चों, आप नए हैं मेरे चैनल पर और इस वीडियो से ही जुड़े हैं, फिर आप देख लेना कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत के अंदर जो ये औद्योगिक नीति आती है, औद्योगिक नीति 1948 वाली, तो इसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया था, यानी इसको पेश किया था कि ऐसा होना चाहिए जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए औद्योगिक क्षेत्र पर। तो ऐसा इसके अंदर कहा गया था और इसके लिए उद्योगों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करा था। ये 4 श्रेणी हैं जिसके अंदर सामरिक उद्योग, बुनियादी, महत्वपूर्ण उद्योग और अन्य। आपने जो कांस्टेबल और जो होमगार्ड वाले, उन्होंने इसकी डिटेल्स नहीं लेनी है। बाकी SI वाले जो हैं वो थोड़ा सा कैजुअल इसको देख लेंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा कांस्टेबल वाले और होमगार्ड वालों से? केवल इतना पूछा जाएगा ये नीति कब आती है, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये किस पर बेस्ड थी, यानी यहाँ से जो नींव डाली गई थी वो किस अर्थव्यवस्था की डाली गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। और इस औद्योगिक नीति के तहत जो है उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तब आपने मार्क करना है 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। आगे आ जाती है औद्योगिक नीति 1956। 1956 से भी जो होमगार्ड वाले हैं और कांस्टेबल वाले हैं वे बच्चे इसमें से बस 3 पॉइंट याद रखेंगे, बाकी SI वाले इसको एक बार कैजुअली देख लेंगे। नीचे वाले पॉइंट इसमें क्या है? भारत का आर्थिक संविधान बोला जाता है, कौन सी औद्योगिक नीति को बोला जाता है? तब आपने आंसर करना है 1956 वाली। वही बात कहें या पूंजीवाद की बाइबल किस औद्योगिक नीति को कहेंगे? 1956 वाली इसको कहेंगे औद्योगिक नीति को। इसके अंदर क्या था? प्रमुख तत्व थे उद्योगों का सार्वजनिक नीति वर्गीकरण किया गया था, जिनमें 3 श्रेणियों में बांटा गया था, अनुसूची A, B और C। एक बार मैं बता देता हूं, याद नहीं करनी है, कैजुअली आप समझ जाओगे कि इसमें क्या हुआ था। 17 उद्योग ऐसे थे जिनका उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया था, जो स्टेट है भारत के, जैसा अभी यूपी है, तो 17 उद्योग ऐसे थे जो अलग अलग राज्यों को सौंपा गया था। लेकिन हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हाईवे और परिवहन हो जाएगा, हवाई परिवहन हो जाएगा, ये केंद्र सरकार पर इनका एक अधिकार था। अनुसूची B के अंदर 12 उद्योगों को निजीकरण कर दिया गया था, यानी उसके अंदर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब निजीकरण कैसा होता है? जैसे आप अंबानी, अडानी देखते हो, निजी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत के अंदर निजी व्यापार करती हैं। अनुसूची जो है वो C जो है उसके अंदर रखा गया था उपयुक्त दोनों श्रेणियों में, जिसको नहीं शामिल किया गया था उसको रखा गया था। तो आप कैजुअली इसको इतना देख लेंगे, बाकी पॉइंट आपसे यहां से ही बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये आपके तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। 1977 वाली जो है औद्योगिक नीति, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाई भी थी, थोड़ी सी बताई थी, बस उतने ही पॉइंट यहाँ पर भी बनेंगे, क्योंकि जब मैंने देखा कि इसमें कुछ खास डाटा आपके लिए नहीं है तो मैंने इसमें स्किप कर दिया और केवल वे पॉइंट रखे जो आपसे बन सकते हैं। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे क्षेत्रों में फैले कुटीर और लघु उद्योग जो हैं, इनको बढ़ावा कौन सी औद्योगिक नीति में दिया गया? फिर आंसर करना है 1977 वाली में दिया गया। और ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। कुटीर उद्योग, अति लघु और लघु उद्योग, इनको बढ़ावा किस औद्योगिक नीति में दिया? तो औद्योगिक नीति 1977। इंपोर्टेंट बनती है आपके लिए, यहाँ सारे पॉइंट आपको जानने आवश्यक हैं। औद्योगिक नीति 1991, जिसको नई औद्योगिक नीति कहा गया, अपनाई गई। देखिए किसके लिए? क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको LPG बोला गया। तो LPG क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले क्या स्टार्ट करी थी इसके अंदर? मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि लाइसेंस जो है उनमें ढील दी गई थी कि कोई व्यक्ति भारत में आएगा विदेश से तो उसको लाइसेंस लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि कागजी कार्रवाई जो है वो कम से कम हो। एफडीआई को प्रोत्साहन, क्योंकि 1991 ईस्वी में हमारे यहाँ एफडीआई बहुत कम हो गया था और हमारे पास जो आयात है उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था, निर्यात कुछ था नहीं, और उसके साथ साथ एफडीआई भी नहीं था, क्योंकि भारत के जो कानून थे एफडीआई को लेकर या निवेश को लेकर या भारत के अंदर व्यापार को लेकर वो बहुत सख्त थे, और उसके लिए मैंने आपको फेरा और फेमा दोनों कानून बढ़ा दिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने वो क्लास देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सीमित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सरकारी। ज्यादातर 1991 से पहले ज्यादातर चीजों पर सरकारी होल्ड था,
लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र जो है उसकी भूमिका को सीमित किया गया। इतने पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। आरंभ कब होता है? 24 जुलाई 1991। 3 बार बता चुका हूँ, अब तो आपके याद हो गई हूँ। तो ऐसे ही मेरी क्लास होती है कि बहुत सारा कंटेंट आपको क्लास में ही याद हो जाता है यदि आप इन क्लासों को कंटिन्यू और रेगुलर देखोगे। प्रधानमंत्री जी पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड में आए थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। एलपीजी के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन बोला जाता है। सरकारी नियम और अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम करना उदारीकरण होता है। बहुत सारे अनावश्यक कानून बने हुए थे, बहुत सारे नियम बने हुए थे सरकारी, जिसकी वजह से क्या था, बाहर से एफडीआई नहीं आ रहा था, तो उसमें उदारीकरण दिया गया। उदारीकरण के जनक यदि आपसे पूछता है कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। और वहीं यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं आता, आपसे पूछा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं, फिर आपने नाम बताना है पीवी नरसिम्हा राव जी। उदारीकरण की नीति जो लागू की थी वो पीवी नरसिम्हा जी ने भी लागू की थी। आप मनमोहन सिंह का नाम नहीं करोगे, जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तब इनका नाम नहीं, क्योंकि उस समय में क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो ध्यान कर लेना, प्रधानमंत्री कौन थे उदारीकरण के समय? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। निजीकरण की बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि सार्वजनिक सरकारी जो उपक्रम थी उनका जो क्षेत्र था उसको कम करना और जो निजी क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देना, यही इसका काम था, ताकि जो व्यापार है या उद्योग है उनको अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। वैश्वीकरण क्या था? ग्लोबलाइजेशन, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि बाहर की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन था। और ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है? ग्लोबलाइजेशन ऐसे होता है कि जब हम अपने यहाँ पर हम टैरिफ कम कर देते हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बहुत सारे देशों से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और हाल ही में मैंने आपको बताया था जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन के 27 देशों से हमारा जो है वो टाई अप हुआ है फ्री ट्रेड के लिए। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है अभी दिसंबर में ही, जनवरी में साइन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको जरूर याद रखना। पिछली क्लास में मैंने समझाया है, ध्यान से देख लेना। तो यही ग्लोबलाइजेशन होता है। निवेश और एफडीआई बढ़ाने में मदद की गई थी, यही ग्लोबलाइजेशन था। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं, यानी कि 1991 की जो आर्थिक नीति है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो वाणिज्य और व्यापार से रिलेट करती है। कैसे? क्योंकि इसकी जो प्राथमिकता थी वो भारी उद्योगों और खनिज विकास के लिए थी। और क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण के लिए कौन सी योजना आई थी, तब आपने आंसर करना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आपके पास जो बुक होगी उसमें से उनको जरूर पढ़ लें। वैसे मैंने ये आपने टेलीग्राम पर भी डाल रखी है, वहां से आप वे योजनाएं पढ़ सकते हैं। इसका मॉडल किसने दिया था? तो पीसी महालैनोबिस ने दिया था इसका मॉडल। और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालैनोबिस जो है उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है 29 जून को सांख्यिकी दिवस। तो इतने पॉइंट याद रखने। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी डेट मैं आपको करा रहा हूँ कि भैया ये पूछी जाती है, ये याद कैसे होती है, बड़ा मुश्किल है इन चीजों को। तो इन चीजों को रिवीजन में लेकर आइए। ऐसे नहीं कि आप मेरी क्लास थोड़ी सी देर की, आधे घंटे की क्लास होती है या 40 मिनट की होती है, उसको देख लेंगे तो सब चीज याद हो जाएगी, नहीं होगी। उसके लिए रिवीजन लगेगा आपको, और कई कई बार रिवीजन लगेगा, तब जाकर ये डेट्स आपको याद होंगी। उपलब्धि क्या थी? तो 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, जिसमें केला जो है उड़ीसा के अंदर, ये सीधा भी पूछा जाता है राउल केला कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, भिलाई रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और इसके लिए बहुत फेमस ट्रिक है, ज्यादातर सभी बुकों में आपको यही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ मिलती है राज, राज, भीरू, भीरू और दुबे, ये मिलती है इसके लिए। तो राज, भीरू, दुबे, ये इसकी ट्रिक है, जिससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा कारखाना किसके सहयोग से लगा था। बात की जाए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर लगा था।
और कौन कौन सी प्रमुख औद्योगिक स्थापना इस योजना के तहत की गई थी, जिसमें चित्ररंजन लोकोमोटिव इंजन ये पूछा जाता है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। कंपनी अधिनियम इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, तो कंपनी अधिनियम कब आता है, तो ये आता है 1956 ईस्वी में। दूसरी औद्योगिक नीति जो हमने ऊपर पढ़ी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो 1956 सेकंड पंचवर्षीय योजना में आई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक पर्पज से पढ़ रहे हैं हम इन योजनाओं को, तो इनके अंदर और भी फैक्ट इंक्लूडेड है, तो उन फैक्ट को हम जब योजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इस योजना की जो अवधि थी 1961 से लेकर और 1966 तक थी। ये असफल रही थी। असफल योजना, सबसे विसफल योजना जो रही है यही रही है, असफल जो रही है। प्राथमिक फोकस क्या था, कृषि और उद्योग। नॉर्मली उद्योग नहीं करते हम यहाँ पर कृषि पर बेस्ड कौन सी थी, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। मॉडल किसने दिया था ये, तो सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया था। तो मॉडल भी पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। विशेषता क्या थी, तो ये सबसे असफल मानी गई। मैंने अभी आपको बताया सबसे असफल कौन सी। और इसके अंदर जो औद्योगिक कारखाने की जो स्थापना की गई थी वो था बोकारो झारखंड के अंदर 1964 ईस्वी में लौह इस्पात कारखाना बनाया गया था। और ये भी किसके सहयोग से बना था, तो रूस के सहयोग से बना था। 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इडबी के बारे में, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना आपसे पूछी गई कि कब की गई, 1964 में, और किसके रिलेटेड करता है, तो औद्योगिक विकास के लिए। जो हैवी भारी उद्योगों का विकास करना होता है, उनको ऋण देना था, उनको कर्ज देना होता है, तो वो कौन देता है, तो इडबी देता है। और सूक्ष्म के लिए कौन देता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पिछली क्लास यदि आपने ली होगी तो आपको पता होगा, नहीं ली तो जाकर ले लीजिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक आई है। और देखिए ये जो डेट है ये आपको याद करनी पड़ती है कि कौन सी योजना कब से कब तक रही। तो जब ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक फ्लो में याद हो जाएंगी कि पहली यहाँ से आई तो एक डेट याद कर ली, फिर बीच में किसी की याद कर ली, तो उससे आपको ये आसानी से याद हो जाती है। मॉडल किसने दिया था, तो आगत निर्गत थी ये मॉडल पर। और प्राथमिकता क्या थी, गरीबी उन्मूलन। इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, गरीबी उन्मूलन कौन सी में दिया गया, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। उपलब्धियां क्या क्या थी इसकी, तो उपलब्धियां ये थी कि 15 अप्रैल 1980 को भारत ने दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब पहली बार कब हुआ, तो पहली बार जो हुआ है, पहली बार वो 4th नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हुआ था। और ये 1969 के अंदर हुआ था। और 14 बड़े बैंकों का क्या हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो 4th नंबर की पंचवर्षीय योजना में हुआ है। कब हुआ है, 1969 में हुआ है, 14 बड़े बैंकों का। तो ये भी हम जब योजनाएं आएंगी उनमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है इस योजना के तहत। और 1982 को एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इंपोर्टेंट है, व्यापार को बढ़ावा देता है, इसलिए उद्योगों से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन भी है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो 1982 ईस्वी में हुई है, 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है, किसकी सिफारिश पर हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से लेकर 1990 तक आती है। मॉडल किसका था, जॉन डब्ल्यू मिलर का ये मॉडल था। प्राथमिकता क्या थी, भोजन, काम और रोजगार देना। नारा दिया गया था, रोजी रोटी व उत्पादन, ये इसका नारा रहा था। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सारे के सारे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख उपलब्धियां क्या रही थी, प्रमुख पहले इसके अंदर 1986 में भारत के अंदर
सबसे पहले स्पीड पोस्ट, डाक स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस योजना के तहत हुआ, ये पूछा जाता है, और उसके साथ साथ कब हुआ ये पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जामों में बन भी चुका है। 1986 में ही ग्रामीण विकास हेतु कपाट एजेंसी की शुरुआत होती है। 12 अप्रैल 1988 को प्रतिभूति बाजारों के नियंत्रण के लिए सेबी की स्थापना, और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं दोबारा दोबारा, और आगे भी क्लासों में रिपीट होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा डेटा जो है तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा जब तक ये क्लासें खत्म होगी, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। 1987 ईस्वी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ यानी कि ट्राइफेड की जो है स्थापना होती है, और ये किसके लिए है, जनजाति, जो जनजातियां होती हैं उनके जो उत्पाद होते हैं वे बनाते हैं, वे हैंडमेड होते हैं, खुद ही बनाते हैं वे, तो उसके लिए हुई थी ट्राइफेड की स्थापना। कब हुई ये पूछा जाता है आपसे। बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मैंने ये हालांकि आपको काफी बार समझा दिए हैं हल्के फुल्के, लेकिन लिखित रूप में यहाँ पहली बार मैं आपको समझा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन मूल्यतः 3 क्षेत्रों पर किया जाता है। वैसे तो इसके 5 क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन 3 पर ही कैलकुलेट होता है मेनली। प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन, यानी कि कच्चा माल जहां से प्राप्त होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अन्य नाम क्या है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। उदाहरण के लिए कृषि, जो भी कृषि के जितने प्रोडक्ट होते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो, कोई भी हो, कृषि से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट इसी के अंदर रखते हैं। वानिकी हो जाएगा पशुपालन, खनन हो जाएगा, खनन के अंदर हम जो कोयला वगैरह है, कोयला या कुछ और जो भी चीज हमें खनन से प्राप्त होती है उसको रखते हैं। कच्चा माल, डेयरी, मछली पकड़ना, ये सब इंक्लूडेड होता है किसके अंदर, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। आपसे ऐसे सीधा क्वेश्चन भी बनता है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, कृषि को, वानिकी को, पशुपालन को, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र, जो ये सारे प्रोडक्ट हमें प्रकृति से मिले हैं इनका, या हमने मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, कच्चा माल है, इनका विनिर्माण करना। निर्माण और विनिर्माण दोनों आता है, निर्माण और विनिर्माण दोनों करना ही किसमें आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, या द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। कच्चे माल से नई वस्तु बनाई जाती है, ये इसकी विशेषता है। और देखिए निर्माण क्या होगा, भवन, स्मारक और मॉल बनाए जाते हैं। विनिर्माण, रोटी, कपड़ा, चीनी, ऑटोमोबाइल। रोटी कैसे, क्योंकि कृषि से हमें गेहूं मिला और उसका विनिर्माण करके हमने क्या बना ली, रोटी बना दी। ऐसे कॉटन मिली हमें, उससे कपड़ा बना दिया। गन्ना मिला, चीनी बना दी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं इसके अंदर। तृतीय सेक्टर की बात की जाए तो तृतीय सेक्टर के अंदर हम सेवा क्षेत्र को रखते हैं, और सेवा क्षेत्र की मैंने भागीदारी भी बताई थी। भागीदारी सर्वाधिक है, सर्वाधिक कौन से सेक्टर की है, तो ये तृतीयक सेक्टर की है, जिसको टर्सरी सेक्टर भी बोला जाता है। इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, मनोरंजन, विश्राम, और स्कूल कॉलेज यानी कि शिक्षा को भी हम इसी के अंदर इंक्लूडेड करते हैं। तो ये सब उसके अंदर आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंदर। तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि भैया ये बताइए बैंकिंग किस सेक्टर का एग्जाम्पल है, फिर बताना तृतीयक का। यदि मैं पूछता हूँ आपसे ऑटोमोबाइल कौन से सेक्टर में आएगा, तो सेकेंडरी में बताओगे। वहीं मछली पालन किस में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका प्राथमिक सेक्टर में। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं, तो वे योजनाएं जो आपके वाणिज्य, व्यापार और आत्मनिर्भर वाले टॉपिक से रिलेट करती हैं। इसमें सबसे पहली योजना आ जाती है आत्मनिर्भर भारत योजना। मैंने बताया था योजनाओं से आपको 3 पॉइंट रट्टा मारने हैं। एक तो कब आई, किस पर बेस्ड है, और कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है। जिसमें थोड़े बहुत फैक्ट जो एक्स्ट्रा होंगे, जो आपको बताने वाले होंगे, वो मैं आपको बता के चलूंगा। ये योजना मई 2020 में आई थी। उद्देश्य था घरेलू उत्पादन को बढ़ावा और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना। वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। 5 स्तंभ हैं इसके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक बार जरूर कैजुअली इनको देखना है। आपसे पूछा जाएगा आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसके 5 स्तंभों में से कौन सा स्तंभ इसके अंदर है या नहीं है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से नहीं है बनेगा। 4 ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे सेम, जैसे अर्थव्यवस्था, अवसंरचना और प्रणाली, और एक इसके अंदर कुछ भी से दे देगा।
तो वही नहीं वाला बनेगा इसका, तो हमेशा बनेंगे। तो एक बार कैजुअली इनको जरूर देखें कि कौन कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था है, इसका एक स्तंभ अर्थव्यवस्था है, अवसंरचना है, प्रणाली है, जीवंत जनसांख्यिकी है और मांग है। ये 5 स्तंभों पर है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो एमएसएमई, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली क्लास में। कृषि, बुनियादी ढांचा, श्रम और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ क्या है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, किसान सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास जो है इसका है। किसकी बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत, तब बनेगा जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी अपने जो देश है उसी के अंदर चीजों को बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में नई गति देने के लिए इसको चालू किया गया, तो इस फैक्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। चीजें आपने समझ ली हैं, एक बार कैजुअली देखिए और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। यदि पुराने क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे यही बनेगा कि ये कब आई, किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसका कार्य क्या है। नया बनेगा तो इसमें से कुछ इंक्लूड करके बनाएगा। चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं एक बार। मेक इन इंडिया योजना, इस योजना को मैं ऊपर सबसे पहले आपको पढ़ा ही चुका हूँ, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दोबारा आ गई है, एक बार फिर से याद करा देता हूँ। 25 सितंबर 2014 को आई थी। कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। और उद्देश्य मैंने आपको बताई दी थी। स्किल इंडिया मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। स्किल इंडिया मिशन शुरुआत कब होती है, तो 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत होती है। विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाते हैं हम 15 जुलाई को मनाते हैं, तो ये याद रखोगे आप। मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंदर ही काम करती है। उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना जो आ जाएगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ जाएगी, जो 15 जुलाई 2015 को सेम डेट है दोनों की, तो इसको भी याद रखना। कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो ये भी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। क्रियान्वयन कौन करता है इसका, तो एक एजेंसी है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। उद्देश्य क्या है इसका, तो मुफ्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देना, कौशल विकास का जो युवा होते हैं उनका कौशल विकास के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसके लिए एक प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना, युवाओं को रोजगार देना और विश्व कौशल राजधानी बनाना। जो भारत है, भारत को वैश्विक कौशल राजधानी बनाना, क्योंकि भारत के अंदर युवाओं की संख्या अन्य देशों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट योजना आ जाती है आपकी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015 को। इम्पोर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में आनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेट करेगी आपकी जो कंप्यूटर वाला वो है आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन वाला, वहां भी रिलेट करने वाली है ये योजना आपको। उद्देश्य क्या था, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाना, यानी कि बहुत सारी जो चीजें थी वो कागजी कार्रवाई में थी, तो उन सभी को, जितनी भी सरकारी कागजी कार्रवाई है उसको डिजिटल करने के लिए ये योजना आई थी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर ये काम करती है। और प्रमुख उपलब्धियां क्या कर रही हैं, ई गवर्नेंस की शुरुआत होती है, पारदर्शी शासन जो है उसकी शुरुआत होती है, यानी कि जो सरकारी ऑफिस हैं उनकी कागजी कार्रवाई को डिजिटल किया गया। वित्तीय समावेशी के लिए यूपीआई डिजिटल भुगतान पेमेंट जो है वो एक क्रांति स्टार्ट हुई है। और उसके साथ साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी, जो ग्राम पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा गया है, हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है, यानी कि भारत नेट से जोड़ा गया है। डिजी लॉकर की शुरुआत हुई है, जहां पर सुरक्षित ऑनलाइन दस्तावेज का भंडारण, जो आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, आप जब यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे थे वहां पर डिजी लॉकर का ऑप्शन भी दिया गया था आपको। माई जीओवी, नागरिकों की भागीदारी के लिए एक वेबसाइट या मंच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है माई जीओवी। तो ये इंपॉर्टेंट इसके प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। नेक्स्ट योजना आ जाती है पीएम गति शक्ति योजना, 13 अक्टूबर 2021 को आती है। उद्देश्य क्या था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, किसमें, सड़क, रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और जलमार्ग, इन सब को मॉडिफाई किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी थे, वे भी अपडेट कर दिए गए, उनको भी मॉडिफाई कर दिया गया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। लक्ष्य क्या है कि 11 औद्योगिक गलियारे बनाना इसका लक्ष्य है, और 2 नए रक्षा गलियारे, जिसमें आ जाएगा तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। तो 2 नए रक्षा गलियारे, सभी गांवों को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ना गति शक्ति का ही उद्देश्य है, और 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाकर लोगों को सुविधाएं देना गैस की, ये इसके मुख्य लक्ष्य रहे हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, भारत के अंदर उद्योगों में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 जो कोर सेक्टर हैं वे शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हैं, कैजुअली एक बार देख लीजिए, रट्टा नहीं मारना। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। और ये ही जो है, यही वे उत्पाद हैं जिन पर मैंने बताया था औद्योगिक विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो इन्हीं कोर सेक्टर पर 2011 और 2012 का आधार वर्ष जो था, आधार वर्ष उस पर कैलकुलेट होता है। तो ये उससे रिलेट करेगा आपका क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ चीजें थी वे मैंने रिलेट करके आपको पढ़ाई है। उम्मीद करूंगा क्लास आपकी समझ में आई होगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ आपकी वाणिज्य और व्यापार और जो आर्थिक वो आत्मनिर्भरता वाले जो टॉपिक था उसकी क्लासें खत्म हो चुकी हैं। तो 2 टॉपिक मैंने आपको 3 क्लास में करा दिए हैं।